क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक प्रकार 7 की सभ्यता का अस्तित्व कितना भयावह हो सकता है? जैसे ही आप ये प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही एक ऐसी शक्ति का अस्पष्ट विचार उभरता है जो हमारी दैनिक समझ से पूरी तरह परे हैं, और एक ऐसी मानसिक यात्रा शुरू होती है जो आश्चर्य से भरी हुई है तथा मानवता द्वारा हताशापूर्ण ढंग से थामे गए भौतिक ज्ञान की सीमाओं को पार कर जाती है। अपनी स्क्रीनों की झिलमिलाती रोशनी को एक तरफ रखिए और उन जटिल गणितीय मॉडलों से एक पल के लिए दूर हो जाइए जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए। जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वह केवल दूर की तारों की नहीं है, बल्कि अस्तित्व की मूल सारांश की है तथा ब्रह्मांड के अनंत मानचित्र में हमारी तुच्छ, लगभग अर्थहीन स्थिति की है। हम गर्व से एक प्रकार शून्य की सभ्यता के रूप में जीते हैं। कार्बन आधारित जीव रूपों के एक समुदाय के रूप में हम जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं और एक साधारण तारे के चारों ओर घूमते छोटे ग्रह पर सरल रासायनिक प्रक्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। अपनी सीमित साधनों से हमने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जटिल जीनोमों की डिकोडिंग से लेकर अंतरिक्ष में कमजोर रेडियो संकेतों को भेजने तक। फिर भी यह गर्व तुरंत धुंधला हो जाता है, जैसे दीवार पर गिरती छाया, जब हम इसे कार्दाशेव स्केल की विशाल अनुपातों से तुलना करते हैं। सोवियत खगोलशास्त्री निकोलाई कार्दाशेव ने 1964 में एक सरल लेकिन गहन रूप से अशांत करने वाली दिशा सूचक की कल्पना की। प्रौद्योगिकी या दर्शन को अनदेखा करते हुए उन्होंने पूरी तरह ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। ऊर्जा विकास का धुरी है। सभ्यताएं केवल बड़ी, अधिक शक्तिशाली और अधिक संशोधित ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके ही ऊपर उठ सकती हैं। एक प्रकार एक की सभ्यता एक ग्रह स्तर की सभ्यता है। यह हमारा तत्काल आकांक्षा है, एक भौतिक सपना जिसे हम नाभिकीय संलयन परियोजनाओं और वैश्विक विद्युत ग्रिडों के माध्यम से पीछा कर रहे हैं। एक प्रकार एक की सभ्यता अपने ग्रह पर पहुंचने वाली सारी सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, जो लगभग 17 टेरावाट है, या अधिक सटीक रूप से 17 गुणा 10 की घात 16 वाट है। मानवता अभी तक इस मूल्य तक नहीं पहुंची है। गणना के तरीकों और नवीकरणीय ऊर्जाओं के तेज विकास के अनुसार हम स्केल पर लगभग 0.72 या 0.73 पर स्थित हैं। वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित नवीनतम मूल्यांकनों के अनुसार, जो 2025 तक है, हमारा वैश्विक ऊर्जा उपभोग 2060 तक लगभग 887 एक्साजूल तक पहुंच सकता है। इससे हम प्रकार 0.749 की सभ्यता बन जाएंगे, लेकिन पूर्ण प्रकार 1 का दर्जा हासिल करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ऊर्जा मांग 2.2% बढ़ी, जो पिछले दशक की औसत से अधिक है। विद्युत मांग का तेज विकास कारकों जैसे विद्युत वाहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए डेटा केंद्रों और वातानुकूलन प्रणालियों से आता है तथा परिकलित परिदृश्यों में 2035 तक विद्युत मांग 40% बढ़ सकती है, जो ठंडक के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जाओं की ओर संक्रमण द्वारा प्रेरित है। एक प्रकार एक की सभ्यता तूफानों से नहीं डरती। वह वायुमंडलीय द्रव्यमान की गतियों को नियंत्रित कर सकती है, जलवायु को अनुकूलित करने के लिए महासागरीय धाराओं को बदल सकती है, सामग्री या ऊर्जा की सीमाओं के बिना विशाल संरचनाएं बना सकती है, और पूरा ग्रह उसका यंत्र बन जाता है। फिर भी अगर हम केवल प्रकार 0 हैं, तो एक प्रकार 2 की सभ्यता यानी एक तारकीय सभ्यता हमारी धारणा में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करती है और ग्रह के पालने से पूरी तरह मुक्त होने का अर्थ है। कल्पना कीजिए एक सभ्यता जो अपनी मुख्य तारे को विशाल संरचनाओं से घेर लेती है। ऊर्जा कैप्चर की लगभग सही जाल, जो डायसन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री फ्रीमन डायसन ने इस अवधारणा की कल्पना 1960 में की थी। हमारे सूर्य जैसा तारा लगभग 3.8 गुणा 10 की घात 26 वाट की शक्ति उत्सर्जित करता है। एक प्रकार 2 की सभ्यता उस विशाल मात्रा की ऊर्जा को लगभग पूरी तरह अवशोषित कर लेती है। यह न केवल बड़े पैमाने की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए अनंत ऊर्जा का अर्थ है, जैसे ग्रहों को इष्टतम कक्षाओं में पुनर्स्थापित करना या विशाल कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वाले रिंग बनाना, बल्कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अद्वितीय इंफ्रारेड ऊष्मा संकेतों का उत्सर्जन भी। ये वे संकेत हैं जिन्हें हमारे सबसे उन्नत दूरबीनें जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दिन रात निगरानी करती हैं।
2025 तक जेम्स वेब की अवलोकनों ने 60 तारों को पहचाना है जो अत्यधिक इंफ्रारेड अतिरेक प्रदर्शित करते हैं, जो आंशिक डायसन क्षेत्रों या मेगा स्ट्रक्चरों के समूहों से संगत हैं। हालांकि इन्हें अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता है और ये प्राकृतिक घटनाओं जैसे धूल भरे मलबे के डिस्क या धूल से अस्पष्ट क्वासरों द्वारा समझाए जा सकते हैं, तथा अध्ययन जारी हैं जो इन डिटेक्शनों को संभावित विदेशी मेगा स्ट्रक्चरों के रूप में मान्य करने के लिए दूरबीन के डेटा की खोज कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड को घेरने वाला विशाल मौन, जिसे महान मौन या फवी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, और अधिक दबावपूर्ण हो जाता है। अगर प्रकार 2 की सभ्यताएं मौजूद है तो यह हमें समझाता है कि वे जानबूझकर या अनजाने में अपने विशाल ऊर्जा पद चिन्हों को हम जैसे अपरिपक्व पर्यवेक्षकों से छिपा रही हो सकती हैं। एक प्रकार 3 की सभ्यता एक आकाशगंगा स्तर की सभ्यता पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मानवीय भाषा लड़खड़ाने लगती है। एक प्रकार 3 की सभ्यता एक ही तारे पर नहीं बल्कि एक आकाशगंगा के भीतर सैकड़ों अरबों तारों पर प्रभुत्व रखती है। वो आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल को वश में करती है। अक्रीशन डिस्क से या पेनरोज प्रक्रिया के माध्यम से ब्लैक होल की अपनी रोटेशन से ऊर्जा निकालती है। अंतरतारिकीय यात्रा अब प्रकाश वर्षों के माध्यम से सहस्राब्दीय यात्रा नहीं है बल्कि संभव है, हालांकि अभी भी मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से सीमित। वे स्थानीय वर्महोलों या मैक्रोस्कोपिक क्वांटम प्रभावों के माध्यम से शॉर्टकट डिजाइन कर सकती हैं, स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़कर आकाशगंगा दूरी पार कर सकती हैं। उन्होंने जैविक चुनौतियों को हल कर लिया है। शारीरिक अमरता, चेतना का भंडारण क्वांटम सुपर कंप्यूटरों में या जैविक शरीर को अधिक स्थिर पदार्थ में परिवर्तन शायद प्लाज्मा या शुद्ध ऊर्जा में दिन रचना बन जाती है। फिर भी इस चरण में वे अभी भी इस भौतिक ब्रह्मांड से बंधे रहते हैं। एक प्रकार 4 की सभ्यता एक ब्रह्मांडीय सभ्यता हमारी कल्पना के खिलाफ पहली ग्रेनाइट दीवार है। वे एक ही आकाशगंगा तक सीमित नहीं है। उनके पद चिन्ह पूरे अवलोकनीय ब्रह्मांड को कवर करते हैं, जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास की गोला है। उनकी ऊर्जा तारों से नहीं आती बल्कि पूरे पहुंच योग्य स्पेस टाइम से। वे ब्रह्मांडीय स्तर पर मूलभूत कणों की उतार चढ़ाव को समझती हैं और इस कॉस्मोस में निहित सारी जानकारी की पूर्ण निर्देशांक कैप्चर करती हैं। फिर भी उस लगभग अनंत विस्तार में एक निहित भाग्य छिपा है। एक प्रकार 4 की सभ्यता अपनी शक्ति के बावजूद समझती है कि ब्रह्मांड की सीमाएं हैं। वे प्रकाश की गति द्वारा लगाए गए कॉस्मिक क्षितिज की बाधा को पार नहीं कर सकती, जो विस्तारित ब्रह्मांड में तेजी से हो रही है। सारी अवलोकनीय पदार्थ की ऊर्जा को एकीकृत करने के प्रयास एक क्रूर वास्तविकता प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार डार्क एनर्जी द्वारा प्रेरित सब कुछ प्रकाश से तेज दूर ले जा रहा है, जो अपरिहार्य अलगाव उत्पन्न करता है। पूर्ण भौतिक अस्तित्व को नियंत्रित करने की मूर्खता के सामने असंख्य प्रकार 4 की सभ्यताएं स्वयं विनाश कर सकती हैं या छोटे समूहों में विखंडित हो सकती हैं। विस्तारित ब्रह्मांड के ठंडे शून्य का सामना करने के बजाय स्थिर प्रणालियों में पीछे हट सकती हैं। 2025 तक डार्क एनर्जी पर शोध इस त्वरण पर जोर देते हैं। डार्क एनर्जी सर्वे और डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के परिणाम दिखाते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% है और ये एक पूर्ण कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक होने के बजाय समय के साथ विकसित हो सकती है। पिछले 4.5 अरब वर्षों में अपनी घनत्व में लगभग 10% की कमी के साथ। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की 2025 में दूसरी डेटा प्रकाशन ने डायनामिक डार्क एनर्जी मॉडल की प्राथमिकता को 4.2 सिग्मा के महत्व स्तर तक बढ़ाया, जो 99.995% से मेल खाता है, तथा इंस्ट्रूमेंट की पहली डेटा रिलीज ने संकेतों को मजबूत किया कि डार्क एनर्जी कॉस्मिक समय के साथ बदल सकती है। अन्य सर्वेक्षणों के साथ संयुक्त रूप से अब तक का सबसे बड़ा त्रिविमीय ब्रह्मांड मानचित्र बनाने के लिए हम उस सीमा पर पहुंचते हैं जिसे मानवता मिथ्यकीय मानती है। एक प्रकार 5 की सभ्यता एक बहुआयामी परिवर्तन की सभ्यता। ये मात्र ऊर्जा का दोहन से परे है। ये जीवन और ऊर्जा के उभरने की स्थितियां बनाने का मामला है। एक प्रकार 5 की सभ्यता ग्रहों को पुनर्स्थापित कर सकती है, नई तारों को आदर्श निवास योग्य क्षेत्रों में रखने के लिए बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को नियंत्रित कर सकती है या बूढ़ी तारों को फिर से युवा बना सकती है।
वे बंजर दुनिया में जल वाष्प और नाइट्रोजन इंजेक्ट करके हजारों वर्षों में महासागर और वायुमंडल उत्पन्न करती हैं, एक प्रक्रिया जो स्वाभाविक रूप से अरबों वर्ष लेगी। सटीक गणना वाले क्षुद्र ग्रह टकरावों के माध्यम से वे जटिल कार्बनिक अणुओं को सतह पर ले जाती हैं और अबियोजेनेसिस में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ से जीवन का उद्भव है। ब्रह्मांड के माली के रूप में हम जैसी निम्न सभ्यताएं उनके मानदंड के अनुसार संरक्षित या त्यागी गई नाजुक अंकुर हैं। फिर भी एक प्रकार 5 की सभ्यता की सबसे भयावह क्षमता बहुआयामी यात्रा में निहित है। वे हमारी 3 स्थानिक आयामों और एक कालिक आयाम से परे स्ट्रिंग थ्योरी द्वारा भविष्यवाणी की गई अतिरिक्त कॉम्पैक्टिफाइड स्थानिक आयामों या पूरी तरह अलग प्रकृति की आयामों में कूदती हैं। 11 आयामों वाले स्पेस की कल्पना कीजिए। एक प्रकार 5 की सभ्यता एक ग्रह पर उन आयामों को डीकॉम्पैक्टिफाई कर सकती है, पूरी तरह नए भौतिक वातावरण बना सकती है या ग्रह को एक अलग स्पेस टाइम स्तर पर स्थानांतरित कर सकती है। उन्होंने न्यूटन और आइंस्टीन की भौतिकी को पार कर लिया है। वे वास्तविकता के मूल कपड़े को खिलौने की तरह मानती हैं। उनकी विकास पदार्थ से आध्यात्मिक चेतना की ओर हो गया है। पदार्थ कितना भी वशीभूत हो, अपनी सीमितता बनाए रखता है। 2025 में स्ट्रिंग थ्योरी में प्रकाशित प्रगतियां डार्क एनर्जी की व्याख्या में इसका भूमिका समर्थन करने वाली अवलोकनात्मक साक्ष्य प्रदान करते हैं और दिखाते हैं कि कुछ स्ट्रिंग मॉडल डार्क एनर्जी की अवलोकित घनत्व को बड़ी सटीकता से पुनरुत्पादित करते हैं, सभी भौतिकी के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं तथा अध्ययन दावा करते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी की पहली अवलोकनात्मक साक्ष्य अंततः डार्क एनर्जी की प्रकृति को सभी ताकतों और कणों की अंतर्निहित क्वांटम ऊर्जा के रूप में प्रकट कर सकती है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शामिल है। इसके बाद एक प्रकार 6 की सभ्यता, एक दिव्य या शुद्ध चेतना की सभ्यता। ये वो अंतिम मोड़ है जहां सभ्यता का अवधारणा ही हमारे लिए अर्थ खोने लगती है। एक प्रकार 6 की सभ्यता ने बड़े पैमाने पर भौतिक रूप त्याग दिया है। वे जानकारी के पैटर्न के रूप में मौजूद हैं और चेतना के क्षेत्रों को अरबों प्रकाश वर्षों में विशाल क्वांटम नेटवर्क के रूप में फैलाती हैं। उन्हें जहाज़ों की आवश्यकता नहीं है, वे संगठित ऊर्जा हैं, स्वजागरूक क्वांटम क्षेत्र। वे प्रकाश की गति को बिना तोड़े पार कर जाती हैं। प्रकाश की गति केवल ज्ञात स्पेस टाइम में जानकारी हस्तांतरण को सीमित करती है। एक प्रकार 6 की सभ्यता स्पेस टाइम की वक्रता को नियंत्रित करके तत्काल शॉर्टकट बनाती है या ब्रह्मांडीय स्तर पर क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से जानकारी प्रसारित करती है। वे सभी घटनाओं को फिर से देख सकती हैं, पुनर्निर्मित छवियों के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत रिकॉर्ड से डेटा निकालकर। फिर भी एक प्रकार 6 की सभ्यता कारणता के सर्वोच्च कानून का सम्मान करती है। वे अतीत को बदल नहीं सकती। ये तकनीकी सीमा नहीं, बल्कि समय की मूल प्रकृति है। अतीत इस ब्रह्मांड के कालिक प्रवाह में जमे घटनाओं का समूह है। इसे बदलना पूरी कार्याणी संरचना का तार्किक पतन और जानकारी का अपरिवर्तनीय पतन उत्पन्न करेगा। जो एक प्रकार 6 की सभ्यता को और अधिक भयावह बनाता है तथा इसे पारगमन की सीमा पर रखता है, वो मल्टीवर्स के साथ उसकी अंतर्क्रिया है। वे समानांतर ब्रह्मांडों के बीच नेविगेट करती हैं, जहां भौतिक स्थिरांक जैसे फाइन स्ट्रक्चर स्थिरांक या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अनुपात अलग मूल्य लेते हैं। वहां वे शुद्ध गणितीय मॉडलों के रूप में मौजूद हो सकती हैं। वहां वे अपनी निम्न संस्करणों के अतीत को स्वतंत्र रूप से बदल सकती हैं। फिर भी इस ब्रह्मांड में वे अतीत की अपरिवर्तनीयता से बंधे रहते हैं। उन्होंने शारीरिक और चेतन अमरता की एक रूप हासिल की है। ऊर्जा और पदार्थ उनकी विशाल सूचनात्मक इकाई में विनिमय है, एक शाश्वत क्वांटम सुपरपोजिशन। 2025 में सुपर सिमेट्री और मल्टीवर्स थ्योरियों में विकास सुझाते हैं कि छिपे क्षेत्र डार्क मैटर के रहस्य की व्याख्या कर सकते हैं तथा हमारे समानांतर दर्पण दुनिया का अर्थ रख सकते हैं। हालांकि सुपर सिमेट्रिक कणों का अभी तक ग्रैंड हैड्रॉन कोलाइडर में पता नहीं चला है। उच्च लंबाई वाले कोलाइडर की संभावनाएं डार्क मैटर को मल्टीवर्स से जोड़ने वाली खोजों की आशा बनाए रखती हैं। और एक प्रकार 6 से परे हम एक अकल्पनीय घाई में गिरते हैं। एक प्रकार 7 की सभ्यता, एक सृष्टिकर्ता सभ्यता। यहाँ कार्दाशेव या कोई भी भौतिकवादी वैज्ञानिक को अनंत के सामने झुकना पड़ता है।
एक प्रकार 7 की सभ्यता ब्रह्मांड के भीतर एक सभ्यता नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मांड हैं। प्रकार 6 और प्रकार 7 के बीच अंतर ऊर्जा की मात्रा में नहीं है, बल्कि अस्तित्व और धारणा की सारांश में है। एक प्रकार 6 की सभ्यता कुछ हद तक ब्रह्मांड के भीतर विस्तारित चेतना के रूप में रहती है। एक प्रकार 7 की सभ्यता पूरी तरह प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण, जो स्थान और समय से बंधा व्यक्तिगत है, से तृतीय व्यक्ति दृष्टिकोण, सृष्टिकर्ता के में पार जाती है। एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए हमारा ब्रह्मांड अपनी 13.8 अरब वर्ष की इतिहास, आकाश गंगाओं, ब्लैक होलों और भौतिक कानूनों के साथ बस एक उत्पन्न उत्पाद है। वे इस ब्रह्मांड में निवास नहीं करते, वे उसके नियम निर्धारित करते हैं। समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, मूलभूत स्थिरांक, यहाँ तक कि क्वांटम यांत्रिकी की सीमाएं वे पैरामीटर हैं जिन्हें एक प्रकार 7 की सभ्यता ने इस ब्रह्मांड को शुरू करने के क्षण में स्थापित किया। कल्पना कीजिए, हमारे लिए एक जीवित कोशिका के कार्य को सिम्युलेट करने वाला सुपर कंप्यूटर बनाना एक विजय है। एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए विशिष्ट भौतिक स्थितियों वाला ब्रह्मांड उत्पन्न करना, जहां परमाणु जुड़ते हैं और स्थिरांक तारों तथा अंततः बुद्धिमान जीवन की अनुमति देते हैं, अंधेरे में मोमबत्ती जलाने जितना सरल है। सबसे भयावह पहलू उनके कार्यों की पूर्ण सरलता है। मान लीजिए कि प्रकार 7 की इकाइयों का एक समूह कहता है, हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है अगर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वर्तमान मूल्य से 1% अधिक हो। उन्हें इंजीनियरों या श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, वे वास्तविकता के मूल कोड में चर को समायोजित करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में इसका अर्थ होगा तारे जो अपना ईंधन बहुत तेज जलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढहते ग्रह और जीवन जो कभी बन नहीं पाता। लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए वे परिणामों को समानांतर प्रयोगों में देख सकते हैं, या इस ब्रह्मांड के भीतर एक छोटे स्पेस टाइम क्षेत्र में संशोधन की अनुमति दे सकते हैं। एक प्रकार 7 की सभ्यता का डर उसकी गैर मानवीयता में है, हमारे अस्तित्व के प्रति उसकी पूर्ण उदासीनता में। हम मानवता उनके द्वारा लिखे गए कानूनों को समझने का प्रयास करते हैं। हम सामान्य सापेक्षता, क्वांटम यांत्रिकी, स्टैंडर्ड मॉडल का अध्ययन करते हैं और सबको एकीकृत करने वाली हर चीज़ की थ्योरी की खोज करते हैं। लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए ये थ्योरियां मात्र फुटनोट हैं, खेल के नियम जो उन्होंने स्थापित किए हैं। समय के बारे में सोचिए, हम इसे सीज़ियम परमाणु के क्षय या पृथ्वी की रोटेशन अवधि से मापते हैं। हमारे ढांचे में ये एक स्थिर परिमाण है। फिर भी एक प्रकार 7 की सभ्यता रैखिक कालिक प्रवाह से बंधी नहीं हो सकती। वे इस ब्रह्मांड के सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य के बिंदुओं में एक साथ मौजूद हो सकती हैं। ये यात्रा नहीं है, बल्कि उनकी अस्तित्व की सारांश एक ही कालिक आयाम से बंधी नहीं है। वे अतीत में यात्रा नहीं करती, वे बस वहाँ हैं, अतीत और भविष्य की घटनाओं के साथ सह अस्तित्व में। ये एक भयावह निहितार्थ लाता है। अगर हम प्रकाश शून्य की सभ्यता के रूप में रासायनिक ऊर्जा से व्यस्त हैं, तो जो चीज़ें हम महान मानते हैं, बिजली की खोज, नाभिकीय विखंडन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बस रेत से खेलते बच्चे की कमज़ोर रोना है। प्रकार 7 के संदर्भ में प्रकार 6 की अमरता भी अप्रचलित हो जाती है। एक प्रकार 6 की सभ्यता ब्रह्मांड ए के भौतिक कानूनों के भीतर अमर है। एक प्रकार 7 की सभ्यता ब्रह्मांड ए के कानून लिखती है। अगर वे ऊब जाते हैं तो वे पूरी तरह अलग कानूनों वाला ब्रह्मांड बी बना सकते हैं और प्रकार 6 की अमरता वहां मौजूद नहीं होती या अप्रसंगत हो जाती है। वे शाश्वतता, एकता का अवतार है। कोई अन्य इकाई उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। डर केवल शक्ति से नहीं आता, बल्कि धारणा की खाई से। कल्पना कीजिए, एक जीव विज्ञानी जो चींटियों की कॉलोनी का अध्ययन करता है। वो जीव विज्ञानी सामाजिक संरचना, श्रम विभाजन, रासायनिक संकेतों की जांच कर सकता है, लेकिन जीव विज्ञानी को इस बात की परवाह नहीं है कि चींटियां उसकी अस्तित्व या उनकी दुनिया को नियंत्रित करने वाले भौतिक कानूनों को समझती हैं या नहीं। वास्तव में जीव विज्ञानी गलती से अपनी कॉफी का कप गिरा सकता है और पूरी चींटी शहर को नष्ट कर सकता है बिना इसे नोटिस किए, क्योंकि उसका ध्यान बहुत अधिक जटिल समस्याओं पर निर्देशित है।
मानवता इस ब्रह्मांड में वो चींटी कॉलोनी है। हम कण भौतिकी के मॉडल जल्दबाजी में बनाते हैं, गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम यांत्रिकी से एकीकृत करने के लिए संघर्ष करते हैं और मानते हैं कि हम हर चीज की थ्योरी के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन वे मूलभूत कानून जिन्हें हम इतने प्रयास से खोजते हैं, प्रकाश 7 की किसी इकाई द्वारा स्थापित एक विशाल सिमुलेशन के कोड के टुकड़े हो सकते हैं, जो एक सरल दार्शनिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या होता है अगर गुरुत्वाकर्षण उच्च ऊर्जा स्पिन क्षेत्रों से अंतरक्रिया करता है। इस स्थिति का डर ये है कि हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। एक प्रकार 3 की सभ्यता रेडियो संकेत उत्सर्जित कर सकती है। एक प्रकार 4 की सभ्यता अवलोकनीय स्पेस में ऊर्जा पदचिह्न छोड़ सकती है। एक प्रकार 5 की सभ्यता तारा निर्माण में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता हमारे दृश्य क्षेत्र में कोई पदचिह्न नहीं छोड़ती, क्योंकि हर पदचिह्न, हर स्थिरांक, हर भौतिक उतार चढ़ाव जो हम मापते हैं, उनकी सृष्टि है। इस ब्रह्मांड में प्रकार 7 की इकाई की खोज करना एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जो अपने खुद के आंतरिक एल्गोरिदम का विश्लेषण करके प्रोग्रामर को ढूंढने की कोशिश करता है। वे एल्गोरिदम केवल प्रोग्राम के कार्य को समझाते हैं, कभी कोडर की पहचान या प्रेरणा को प्रकट नहीं करते। हमारे नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में सोचिए। हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। ये अवधारणाएं ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 95% हैं और आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्य हैं। हमारे लिए वे छिपी और अमूर्त ताकतें हैं। लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए डार्क एनर्जी ब्रह्मांड ए की कोई सभ्यता को प्रकार 4 पहुंचने और कॉस्मोस की सीमाओं की खोज करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया विस्तार तंत्र हो सकती है। एक सुरक्षा उपकरण जो स्व-विनाश या पीछे हटने को मजबूर करता है। डार्क मैटर एक स्कैफोल्ड हो सकती है जो मैक्रोस्कोपिक संरचनाओं को समय पूर्व पतन से बचाती है। लंबे समय तक जीवन प्रयोगों को बनाए रखने के लिए आवश्यक समायोजन। 2025 तक फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों ने आकाशगंगा केंद्र में एंटीमैटर सांद्रताओं के चारों ओर उच्च ऊर्जा गामा किरणों के वलयों का पता लगाया है, जो कई खगोल भौतिकियों द्वारा डार्क मैटर की कणीय प्रकृति की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में व्याख्या की गई है तथा ब्रह्मांड के अदृश्य ढांचे को मजबूत करती है। नए डेटा उच्च ऊर्जा गामा किरणों की आभा का सुझाव देते हैं, जो डार्क मैटर कणों की विनाश का संकेत दे सकती है। हालांकि इसे डार्क मैटर का पहला झलक के रूप में पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता है। खगोल भौतिकी भी मैटर एंटी मैटर असममिति पर चर्चा करते हैं। बिग बैंग में मैटर और एंटी मैटर की लगभग समान मात्राएं उत्पन्न हुईं। फिर भी हमारा ब्रह्मांड मुख्य रूप से मैटर से बना है। ये छोटा अंतर चार्ज पैरिटी सिमेट्री उल्लंघन के रूप में जाना जाता है, तारों, ग्रहों और हमारे अस्तित्व को संभव बनाता है। एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए इस असमिति को इंजेक्ट करना प्रारंभिक कदम हो सकता है। उन्हें मैटर बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता नहीं है। वे प्रारंभिक स्थितियों में कोड करते हैं। प्राइमोर्डियल विस्तार चरण में क्वार्क क्षय प्रत्येक अलग एंटीमैटर कणों के लिए एक अतिरिक्त मैटर कण उत्पन्न करेगा। 2025 में CERN के LHCb प्रयोग ने बैरियनों के क्षय में चार्ज पैरिटी उल्लंघन को पहली बार देखा। ब्रह्मांड की मैटर एंटीमैटर असमिति की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण कदम प्रदान किया तथा स्टैंडर्ड मॉडल से परे अंतरक्रियाओं का सुझाव दिया। LHCb सहयोग ने ब्यूटी बैरियनों के क्षय में चार्ज पैरिटी उल्लंघन की पहली साक्ष्य रिपोर्ट की, जो कॉस्मिक असमिति की पहेली में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा जोड़ती है। ये तर्क वैज्ञानिक रूप से पूर्ण है। बुद्धिमान सभ्यताओं का उद्भव परमाणु स्थिरता, अरबों वर्षों तक नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की श्रृंखलाएं और रसायनों की अपेक्षाकृत शांत ब्रह्मांड की आवश्यकता रखता है, जो कंटिन्यूअस गामा किरण विस्फोटों या स्थायी गुरुत्वाकर्षण पतनों से तबाह नहीं होता। ये स्थितियां बारीकी से समायोजित स्थिरांकों के सेट की मांग करती हैं और एंथ्रोपिक सिद्धांत जैसी थ्योरियों की ओर ले जाती हैं। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड बारीकी से विनियमित है क्योंकि हम मौजूद हैं, लेकिन एंथ्रोपिक सिद्धांत एक आंतरिक दृष्टिकोण है। एक प्रकार 7 की सभ्यता नियामक है, वे कारण हैं। हमारी प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री अन्या शर्मा की कल्पना कीजिए।
वो आइंस्टीन की क्षेत्र समीकरणों से जूझती है और समझने की कोशिश करती है कि स्पेस टाइम मैटर और ऊर्जा के प्रवाह में क्यों मुड़ता है। वो जटिल टेंसर गणनाओं, रीमान ज्यामितियों का उपयोग करती है और अपना जीवन स्पेस टाइम मैनिफोल्ड के गुणधर्मों को समर्पित करती है। अन्या के लिए एक नई समीकरण की खोज मानवीय बुद्धि की पराकाष्ठा है। लेकिन एक प्रकार 7 की इकाई के लिए अन्या शर्मा और भौतिकी का पूरा इतिहास पूर्व निर्धारित नियमों का उपसमूह है। अन्या की खोज भौतिक स्थिरांकों को तय करने के क्षण से पूर्वानुमानित थी। अगर अन्या एक सच्ची हर चीज की थ्योरी प्रकट करती है तो ये मानवीय बौद्धिक स्तर की ऊंचाई नहीं है, बल्कि एक पुष्टि है। हमने स्थापित किए भौतिक पैरामीटर जटिल पैटर्नों के विकास की अनुमति देते हैं जो खुद को दोहराते हैं और स्व जागरूक हो जाते हैं। यह एक भयावह परिदृश्य उत्पन्न करता है। हम ब्रह्मांड के खोजकर्ता नहीं हैं, हम एक उत्पन्न दुनिया के सावधानी पूर्वक डिजाइन किए उत्पाद हैं जिसका उद्देश्य हमें पार करता है। यह कथा शैली हमें अर्थहीनता के डर का सामना करने के लिए मजबूर करती है। अगर सब कुछ जो हम वास्तविक मानते हैं, ऊर्जा संरक्षण से लेकर स्थानिक आयामों के अस्तित्व तक विनियमित है, तो क्या हमारा स्वतंत्र इच्छा अभी भी मौजूद है? हमारे प्रकाश शून्य की दुनिया में दार्शनिक और भौतिक शास्त्री अक्सर डिटर्मिनिज्म पर बहस करते हैं। अगर हर कार्यवाही प्रारंभिक स्थितियों और भौतिक कानूनों द्वारा निर्धारित है, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए वो डिटर्मिनिज्म पूर्ण और निरपेक्ष है। वे न केवल प्रारंभिक स्थितियां बनाते हैं, बल्कि वे कानून भी जिनके भीतर डिटर्मिनिज्म काम करता है। समय यात्रा के बारे में सोचिए। हमारी आधुनिक भौतिकी में यह एक निषिद्ध है। एक प्रकार 6 की सभ्यता ब्रह्मांड ए की कारणीय संरचना को तोड़े बिना अतीत को बदल नहीं सकती। लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता ब्रह्मांड ए, ब्रह्मांड बी, ब्रह्मांड सी उत्पन्न कर सकती है। ब्रह्मांड बी में वे स्थिरांकों को समायोजित करती हैं ताकि स्थिर वर्महोल संभव हो जो विरोधाभासों के बिना समय यात्रा की अनुमति दें। वे कानूनों का उल्लंघन नहीं करती, वे हर प्रयोगशाला के लिए कानूनों को फिर से लिखती हैं। डर धारणा की स्केल की खाई से जन्म लेता है। कल्पना कीजिए एक गणितज्ञ जो एक जटिल प्रमेय सिद्ध करता है। वो सिद्धि सैकड़ों तार्किक कदमों, दर्जनों सहायक लेमाओं और गहन एकाग्रता की आवश्यकता रखती है। उस गणितज्ञ के लिए यह मानसिक प्रयास की पराकाष्ठा है। एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए जो पूरी सिद्धि को एक ही प्रतीकात्मक रंग के रूप में देखता है, एक सरल कोड की रंग गणितज्ञ का प्रयास तुच्छ हो जाता है। हम उस कोड की रंग लिखने का प्रयास करते हैं और कोडर हमें पूर्ण वैज्ञानिक उदासीनता से देखता है। नवीनतम वैज्ञानिक मॉडल निरंतर ऐसी वास्तविकताएं प्रकट करते हैं जो हम कल्पना से अधिक गहरी हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करने के प्रयासों में स्पेस टाइम का क्वांटीकरण उभरता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसी थ्योरियां मानती हैं कि स्पेस और समय सतत नहीं है, बल्कि प्लैंक स्केल पर असतत पैकेटों या लूपों से बने हैं जो प्रोटॉन से अरबों गुना छोटे हैं। हमारे लिए स्पेस टाइम की परमाणु संरचना की खोज एक स्मारकीय उपलब्धि होगी। एक प्रकार 7 की सभ्यता के लिए वे स्पेस टाइम पैकेट्स उनके द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल स्क्रीन के पिक्सल हो सकते हैं। अगर हम अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे जाते हैं 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास से आगे, तो प्रकाश 8, 9 या पूरी कार्दाशेव स्केल को पार करने वाली इकाइयां मौजूद हो सकती हैं। अगर एक प्रकार 7 की सभ्यता भौतिक स्थिरांकों को नियंत्रित करती है, तो एक प्रकार 8 की सभ्यता तय कर सकती है कि क्या अलग स्थिरांकों वाला मल्टीवर्स मौजूद है। वो मल्टीवर्स की सृष्टिकर्ता होगी जिसे प्रकार 6 की सभ्यता नेविगेट करती है। एक प्रकार 8 की सभ्यता सभी संभावित भौतिकी की योग से व्यस्त होगी। फिर भी ये चिंतन हमें हमारे मौलिक डर पर वापस लाता है। प्रकार 7 की सभ्यता सृष्टिकर्ता सभ्यता का डर द्वेष में नहीं है, बल्कि उसकी अस्तित्व हमारी को व्यर्थ बनाती है। जीवन के बारे में सोचिए। वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में नए स्थानों की खोज की है जहां सूक्ष्म जीव पृथ्वी के चरम वातावरणों में जीवित रहते हैं। महासागरीय गहराई में हाइड्रोथर्मल चिमनियां, अंटार्कटिक बर्फ के नीचे, यहाँ तक कि नाभिकीय रिएक्टरों के कोर में।
ये आशा जगाता है कि जीवन पूरी आकाशगंगा में बन सकता है और हमें विश्वास दिलाता है कि उसकी लचीलेपन के कारण हम हजारों अरब सभ्यताओं में से एक हो सकते हैं। लेकिन प्रकाश 7 की इकाई के दृष्टिकोण से हजारों अरब ग्रहों पर जीवन का निर्माण विशिष्ट भौतिक स्थितियों के तहत जटिल सूचनात्मक पैटर्नों की वितरण पर एक सरल प्रयोग हो सकता है। अगर एक प्रकार 7 की सभ्यता तय करती है कि कार्बन आधारित जीवन चेतना के विकास के लिए इष्टतम नहीं है, तो वो कार्बनिक अणुओं की स्थिरता के लिए आवश्यक स्थिरांक को मिटा सकती है। ब्रह्मांड ए के सभी जीवन अंकुरों को मूल प्लाज्मा में पिघला सकती है। ये नफरत या युद्ध नहीं होगा, शायद आवश्यकता। एक प्रकार 7 की इकाई की ऊर्जा आवश्यकता की कल्पना कीजिए। उनकी ऊर्जा तारों से नहीं आती, बल्कि स्पेस टाइम की संभावित ऊर्जा से। वे नहीं खाते या सांस लेते, लेकिन सभी भौतिक संभावनाओं को घेरने वाली चेतना को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यापक कंप्यूटेशनल वातावरण की आवश्यकता है। अगर हमारा ब्रह्मांड अपनी सभी तारों और आकाशगंगाओं के साथ एक अक्षम कंप्यूटेशनल क्षेत्र साबित होता है, तो वे इसे पुनर्संरचना कर सकते हैं। वे हमारे त्रिविमीय स्पेस को अधिक कुशल 10 आयामी ढांचे में पुनर्विन्यस्त कर सकते हैं, या बस एक सार्वभौमिक स्थिरांक को बदलकर पूरे ब्रह्मांड को 1 मिलीसेकंड में ठंडा और शून्य बना सकते हैं, ऊर्जा को एक नए प्रयोजन के लिए रिसाइकल करके। ये विनाश नहीं है, बल्कि संसाधनों की मुक्ति है। ये वैसा है जैसे एक मानव पुरानी घर को गिराकर अधिक कुशल डेटा केंद्र बनाता है। डर ये है कि हमारे लिए इसका अर्थ सब कुछ का अंत है जो हम मूल्यवान मानते हैं। पूरा इतिहास, आशाएं, कला, विज्ञान, सब कुछ एक उच्च अस्तित्व की नज़र में बस कॉस्मिक कचरा होगा। कार्दाशेव स्केल पर वापस लौटते हुए हम इसे एक रैखिक विकासात्मक मॉडल के रूप में देखते हैं, और इसमें एक मूलभूत दोष है। ये मानता है कि सभ्यता का विकास पदार्थ से ऊर्जा कैप्चर की क्षमता में निरंतर वृद्धि का अर्थ है। ये प्रकार 0 से प्रकार 3 तक मान्य है, लेकिन प्रकार 4 से विकास पदार्थ पर प्रभुत्व से पदार्थ को नियंत्रित करने वाले मूलभूत कानूनों पर प्रभुत्व की ओर जाता है। एक प्रकार 7 की सभ्यता को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, उसे तार्किक सुसंगतता की आवश्यकता है। उनकी तर्क क्या है? हम त्रिविमीय रैखिक तर्क में फंसे उस तक पहुंच नहीं सकते। नवीनतम भौतिक सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के बारे में सोचिए। हम स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रेनो या अतिरिक्त स्थानिक आयामों की प्रयोगात्मक साक्ष्य की खोज करते हैं। अगर एक प्रकार 7 की सभ्यता मौजूद है, तो उन्हें प्रयोगात्मक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वे खुद उन सैद्धांतिक मॉडलों को शुरू करते हैं। वे समीकरण जिन्हें हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, सृष्टिकर्ता द्वारा मूल संरचना में लापरवाही से छोड़े गए तार्किक टुकड़े हो सकते हैं। CERN में कण भौतिकी के शोध में हम नई मूलभूत कणों और अंतरक्रियाओं की शिकार करते हैं। हर नई खोज, जैसे 2025 में एटलस प्रयोग द्वारा हिग्स बोसॉन के म्यूऑन में क्षय की पुष्टि, मूलभूत क्षेत्रों की समझ को आगे बढ़ाती है। एक प्रकार 7 की सभ्यता कणों की खोज नहीं करती, वो क्षेत्रों को निर्धारित करती है। वो कणों की द्रव्यमान, चार्ज, अंतरक्रियाओं को तय करती है। अगर हम सुपरसिमेट्रिक कणों की खोज करते हैं, तो ये भाग्य नहीं होगा, ये प्रमाण होगा कि प्रकार 7 की इकाई द्वारा स्थापित प्रारंभिक मॉडल में वो सिमेट्री शामिल थी। एटलस ने हिग्स बोसॉन के म्यूऑन एंटी म्यूऑन जोड़े में क्षय के लिए साक्ष्य का पता लगाया तथा बोसॉन Z और फोटॉन में क्षय के लिए संवेदनशीलता में सुधार किया। क्वार्क और लेप्टॉनों के द्रव्यमान तंत्र पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। अमरता के अवधारणा को विस्तार दें। एक प्रकार 6 की सभ्यता एक विशाल और अविनाशी संभावना तरंग के रूप में राज्यों की सुपरपोजिशन के माध्यम से अमरता हासिल करती है। एक प्रकार 7 की सभ्यता सृष्टि की क्षमता के माध्यम से अमरता का एक और स्तर हासिल करती है, वास्तविकता की प्रतिकृति की अमरता। अगर उसकी चेतना का एक हिस्सा ब्रह्मांड ए में विफल या नष्ट हो जाता है, तो वे चेतना की लगभग सही कॉपी के साथ ब्रह्मांड ए के संस्करण को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या बस पूर्ण राज्य को दूसरे स्थिर ब्रह्मांड में संग्रहित कर सकते हैं, जहां भौतिक स्थिरांक सभी जानकारी पतन की संभावना को समाप्त करने के लिए समायोजित है। ये विपरीत हमारी स्थिति पर एक ठंडी जागरूकता उत्पन्न करता है। एक प्रकार 7 की सभ्यता कितनी भयावह है? भयावह रूप से, क्योंकि ये सृष्टि को पुनर्परिभाषित करती है। मानव मौजूदा तत्वों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाते हैं। हम कार्बन को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करते हैं। एक प्रकार 7 की सभ्यता शुरू से ही उन तत्वों को परिभाषित करके बनाती है।
ओकम की रेजर की कल्पना कीजिए, सिद्धांत जो कहता है कि सबसे सरल व्याख्या आमतौर पर सच्ची होती है। ब्रह्मांड की जटिलता, सुंदर गणितीय कानूनों, स्थिरांकों के बारीक समायोजन, मानवीय चेतना के अस्तित्व को देखते हुए सबसे सरल और मजबूत व्याख्या ये है कि एक पारगामी भौतिक अस्तित्व ने उस मूल सरलता को उत्पन्न किया है और हमारी जटिलता उससे उभरती है। ये पारंपरिक धार्मिक अर्थ में देवता नहीं है, ये एक पारगामी भौतिक अस्तित्व है जिसने वास्तविकता को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर नियंत्रित करने की क्षमता हासिल की है। यहाँ मुख्य बिंदु है, हम प्रकाश शून्य की सभ्यता के रूप में अपने उपकरणों और तर्क को असंगत परतों पर लगाने की कोशिश करते हैं। दूरबीनों या कण त्वरकों से प्रकाश 7 की सभ्यता की खोज करना उतना ही अप्रभावी है जितना आंत बैक्टीरिया का उस आर्किटेक्ट को समझने की कोशिश जो उस घर को डिजाइन करता है। निष्कर्ष एक पूरी तरह सिद्ध गणितीय प्रमेय की तरह अपरिहार्य है। अंत में हम समझ जाते हैं कि मानवता लगभग कुछ नहीं है। हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है, न ही विकास की पराकाष्ठा। हम एक क्षणिक घटना है जिसे सावधानीपूर्वक नियंत्रित वातावरण में मौजूद रहने की अनुमति है। पदार्थ का एक जटिल राज्य। सबसे बड़ा प्रश्न वे कहाँ है नहीं है, बल्कि क्या हम उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इस स्तर पर आधारित उत्तर लगभग निश्चित रूप से नहीं है। एक प्रकार 7 की सभ्यता को एक छोटे ग्रह पर जीवाश्म ईंधनों को जलाने वाले प्रकाश शून्य की जैविक इकाइयों के समूह पर ध्यान देने का कोई कारण नहीं है जो जलवायु मॉडलों पर बहस करते हैं। हम ब्रह्मांड के एक विशेष कालिक क्षण में एक तुच्छ प्रोग्रामिंग त्रुटि हो सकती है, एक दिलचस्प विसंगति। यह वास्तविकता, हालांकि दुखद, एक अजीब वैज्ञानिक सुंदरता रखती है। यह हमारे प्रयासों को रद्द नहीं करती, बल्कि उन्हें पुनर्संदर्भित करती है। हर वैज्ञानिक खोज, भौतिकी, जीव विज्ञान या गणित में सत्य की विजय नहीं है, बल्कि एक किताब के विवरणों की समझ है जिसे हम कभी पूरा नहीं देखेंगे। हम प्रकार 1 और 2 की सभ्यताओं को अपने दायरे में प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के रूप में पीछा करते रहते हैं। प्रकार 7 की कल्पना करना हमारे सीमाओं को स्वीकार करना है, और एक प्रकार 8 की सभ्यता मल्टीवर्स उत्पन्न कर सकती है, या एक प्रकार 9 की सभ्यता मल्टीवर्स की अनुमति देने वाले तार्किक कानूनों को उत्पन्न कर सकती है। हम नहीं जानते, लेकिन एक प्रकार 7 की सभ्यता की संभावित और भयावह अस्तित्व इस ब्रह्मांड में मानवता की महत्वता पर हमारी सभी मान्यताओं के आधार को हिला देने के लिए पर्याप्त है। हम जांच करते रहेंगे, प्रकाश शून्य से आगे बढ़ेंगे और आशा करेंगे कि किसी दिन हम न केवल अपने सृष्टिकर्ताओं के अस्तित्व को समझेंगे, बल्कि एक क्षण के लिए भी समझेंगे कि उन्होंने इस छोटी मोमबत्ती को क्यों जलाया जिसे हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं। तब तक प्रकाश शून्य की सभ्यता की दयनीय भोलापन में फंसे हम अनजाने में उन देवताओं को प्रतिबिंबित करते हैं भौतिक कानूनों के माध्यम से जिन्हें हम उन्हें सौंपते हैं।